हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन समझा था जो कि आपका प्रश्न 9 था। इसके आंसर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, Why would you not like to use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure distance? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance measure with such a tape? दूरी मापने के लिए आप रबड़ जैसे पदार्थ से बने मापक के फीते का उपयोग क्यों नहीं करना चाहेंगे? इस तरह के टेप से आपके द्वारा मापी गई दूरी के बारे में किसी को बताने में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि आपके पास एक मेजरिंग टेप है, एक मापन करने का फीता है। अगर वो इलास्टिक का बना है, जैसे कि आपका रबड़ का बना है, तो रबड़ के फीते से जब आप मापन करते हैं तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये आपको बता। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, हमने क्या कहा था कि जो आपका क्या है मेजरिंग टेप, वो किसका बना है? रबड़ का बना है। तो क्या होगा जब आप किसी भी चीज को नापेंगे तो खींचने के कारण, क्योंकि रबड़ क्या है, एक इलास्टिक सब्सटेंस है, तो इस कारण क्या होगा, उस पर खिंचाव आएगा, जिस कारण आपका जो मेजरमेंट है उसमें जो है गलतियां आ सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। तो आपका जो एक्यूरेट मेजरमेंट है, जो मापन है, वो बिल्कुल सही नहीं आ पाए। तो अगर आपको मापन सही बताना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उस रबड़ से या रबड़ के फीते से कितना खिंचाव आया, कितना उसमें खिंचाव आया है, जिससे आप बता सकते हैं कि मेजरमेंट कितना है। तो इसीलिए हम जो इलास्टिक है, इलास्टिक के सब्सटेंस है, जैसे कि आपका रबड़ हो गया, इसका उपयोग मापन के लिए नहीं करते। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, एन इलास्टिक मेजरिंग टेप विल नॉट गिव एक्यूरेट मेजरमेंट एज इट स्ट्रेच्ड इन लेंथ एंड रिड्यूसेस इन साइज व्हेन स्ट्रेच्ड। अब क्या होता है, जब भी आप किसी भी इलास्टिक के बने हुए फीते का उपयोग मापन के लिए करेंगे, तो जो आपका टेप है या जो फीता है, जब आप उसे के कारण जो उसका साइज है वो छोटा हो जाएगा और उसमें एक खिंचाव आ जाए। When we express measurement taken with elastic tape, we have to tell whether the tape is stretched. अब जब भी हम मापन करेंगे, जब भी हम मेजरमेंट बताएंगे, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि जो टेप है उस पर कितना खिंचाव है। इफ यस, हाउ मच, और अगर खिंचाव है तो कितना है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। Hence, it is very difficult to tell the measurement taken from an elastic tape. तो इसलिए किसी भी जो आपका इलास्टिक टेप है, ठीक है, जैसे कि आपका रबड़ का टेप है, उससे मापन करना जो है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप खिंचाव का पता नहीं लगा। एक लोचदार मापन वाला टेप सटीक माप नहीं देगा, क्योंकि यह लंबाई में फैलता है और खींचने पर आकार में कम हो जाता है। जब हम इलास्टिक टेप से लिए गए मापों को व्यक्त करते हैं तो हमें यह बताना होता है कि टेप खींचा हुआ था या नहीं, यदि हाँ तो कितना। अतः फीते से लिए गए माप को बताना बहुत कठिन है। अब आपका अगला प्रश्न है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति के 2 उदाहरण। तो अगर हम बात करें पीरियोडिक मोशन की, तो पीरियोडिक मोशन कौन से होते हैं, आवर्त गति कौन सी होती है? आवर्ती गति जो होती है वो आपकी वह गति होती है जो एक समय अंतराल के बाद अपनी गति को रिपीट करती, यानी अपनी गति को दोहराती। जैसे कि हम बात करते हैं गिटार की जो तारें होती है, उसको अगर आप खींचेंगे तो आप ये जानते हैं कि वो आगे पीछे मूव करे और लगातार इस तरीके से मूव करेंगी, इस तरीके से गति करेंगी, यानी एक समय के बाद वो क्या कर रही है, अपने पथ को दोहरा रही है, अपने गति को दोहरा। इसी तरीके से अगर हम बात करें झूले की,
तो झूले का आपको पता है कि जो झूला होता है, झूले पे झूला भी एक जो है आपका जो है आवर्ती गति करता है। अगर आप झूले पे धक्का लगाते हो, पीछे से धक्का लगाते हो, तो क्या करता है, जैसे कि ये झूला है, आपने धक्का लगाया, ये आगे गया, यहाँ पे तक गया, फिर इसके बाद ये पीछे अपनी पोजीशन में आया, पहली पोजीशन में जो उसकी प्राथमिक स्थिति थी या स्टार्टिंग में जो उसकी स्थिति थी उस पे आया, फिर ये पीछे जाता, फिर क्या होता है, फिर ये यहाँ पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है, फिर आगे जाता। इस तरीके से क्या करता है, ये बार बार जो है दोलन गति करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है, रिपीट करता है अपनी गति को। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो मोशन है वो कैसा है, पीरियोडिक। इसी तरीके से हमने पेंडुलम की बात की थी। जो पेंडुलम होता है आपका, लोलक होता है, वो भी पीरियोडिक मोशन करता है, क्योंकि वो अपनी जो गति है उसको रिपीट करता है, दोहराता। तो इसी तरीके से आपको इसके आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। पहला है अ निडल ऑफ अ स्विंग मशीन, सिलाई मशीन की सुई। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जो सिलाई मशीन की सुई होती है वो क्या करती है, वो ऊपर नीचे इस तरीके से, जैसे कि ये सुई है, तो जब हम कपड़े सिलते हैं तो क्या होता है, सुई आपकी नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। इस तरीके से अपने जो उसका पाथ है उसे वो रिपीट करती रहती है, अपनी गति को, अपने जो उसकी मोशन है उसे वो रिपीट करती रहती है, दोहराती रहती है कुछ समय के बाद। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो आपकी सिलाई मशीन की जो सुई होती है वो कैसी गति करती है, आवर्ती गति। दूसरा है पेंडुलम यानी लोलक। ये इसकी जो है स्टार्टिंग में जो इसकी स्थिति है, इसकी जो पोजीशन है वो ये है, ओ पोजीशन। अब हमने क्या किया, इसको विस्थापित किया, इस पे फोर्स लगाया, बल लगाया, उसे यहाँ तक लेके, ये आपकी पोजीशन हो गई ए। इसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ से फिर अपनी पहली पोजीशन में चला गया, फिर ये इधर चल, ये पोजीशन हो गई बी। अब पहले ये यहाँ था, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर ये वापस अपनी पहली पोजीशन में आया, फिर इधर ए पे चला गया, फिर ओ से होते हुए बी पे, और इस तरीके से इसने क्या किया, अपनी जो गति है, जो उसका मोशन है, उसे ये रिपीट करने लग, दोहराने लग। तो ये भी किसका उदाहरण है, आपका आवर्ती गति का। यानी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो आपके पास, आप इसके आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक जो पेंडुलम है, लोलक है, वो आवर्ती गति करता है। दूसरा, सिलाई मशीन की जो सुई होती है वो भी आवर्ती गति। अब आपका अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मापन का मानक मात्रक कौन सा है। यानी आपको ये बताना है कि जो मापन है, जो मेजरमेंट है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है, मानक मात्रक कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, पहला है ए अंगुल, ठीक है, दूसरा है मुष्टि, तीसरा है स्टेप, चौथा है इंच। यानी अंगुल यानी उंगली, मुट्ठी, ठीक है, नेक्स्ट है चरण, चौथा है आपका इंच। तो आपको ये बताना है कि जो मापन है उसका मानक मात्रक कौन सा है। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि जो मापन है यानी मेजरमेंट है, उसका मानक मात्रक कौन सा, स्टैंडर्ड यूनिट। तो हम ऐसे मात्रक या ऐसे यूनिट की बात करते हैं जिसे हर जगह जो है हम इक्वली यूज कर सकते हैं। यानी चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप बाहर विदेश में हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, तो उसकी जो वैल्यू है, उसका जो उसकी वैल्यू है वो कैसा होता है, एक जैसा। अब जैसे कि हम जो है आपका मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, मापन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि पुराने समय में लोग जो है हाथों का उपयोग करते थे, पैरों के जो फुट स्टेप्स है उनका उपयोग करते थे, हैंड स्पैन का उपयोग करते थे चीजों को मापने के। अब क्या होता था, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग है, किसी कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो उसके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जो उसके शरीर के अंग हैं, उनका आकार भी अलग अलग होता था। तो यानी कि एक व्यक्ति के लिए अगर एक जो उसका हाथ है वो इतना है, तो दूसरे के लिए इससे बड़ा होगा, तीसरे के लिए इससे छोटा हो सकता है। यानी सबका अलग अलग मेजरमेंट होता है।
अगर हम बोले कि हमें जो है कपड़ा लेना है, ठीक है, कपड़ा लेना है और वो उसका जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है वो 3 हैंड स्पैन। हैंड स्पैन क्या होता है आपका? हैंड गैप। तो एक व्यक्ति के लिए तीन हैंड स्पैन, जैसे कि 3 बार इस तरीके से उसने नापा, 1 2 3, 3 बार नाप लिया, ठीक है। अब दूसरे का हाथ बड़ा होगा, हो सकता है ये 3 उसके 2 जो है हैंड स्पैन के बराबर हो। तो क्या हो रहा है, हर एक व्यक्ति का हाथ अलग अलग है। इसी तरीके से हर एक जो व्यक्ति है, हर एक जो इंसान है, उसका पैर अलग है, पैर का साइज अलग है। तो क्या हो रहा है, मेजरमेंट में गलतियां हो रही है। इसको दूर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट का उपयोग किया जाता है, मानक मात्रकों का उपयोग किया जाता है। तो मानक मात्रक कौन से होते हैं? जो हर जगह इक्वली वैलिड हो, यानी हर जगह आप उसे समान रूप से यूज कर सकते हैं। 1 मीटर की जो लंबाई इंडिया में होगी वही आपकी दूसरी जगह होगी, अमेरिका में होगी, जैसी देहरादून में होगी वैसी आपकी दिल्ली में होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि चेंजेस आ जाए। तो ये क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट। क्या होता है? मानक मात्रक। अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जहाँ पे आपको अंगुल, मुष्टि, स्टेप, इंच दिया गया है। ये आपको ऑप्शन दिए गए। आपको ये बताना है कि कौन सा मानक मात्रक है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट। अब अगर हम बात करें अंगुल की, यानी उंगली जो होती है, तो आप इसमें क्या करते हैं? अंगुल से नापते हैं। तो यानी कि आप अपने हाथों से नाप रहे हैं, अपने फिंगर से नाप रहे हैं। इसी तरीके से जो मुट्ठी है वो अपनी मुट्ठी से नाप रहे हैं, वो भी आपके हाथों से ही नापा जा रहा है। तो यानी ये दोनों किसके द्वारा नापे जा रहे हैं? आपके हाथों। तीसरा है आपके पास स्टेप। तो स्टेप्स को आप कैसे नापोगे? अपने पैरों से। अब क्या है, हर एक व्यक्ति अलग अलग है, तो हर एक व्यक्ति के लिए जो अंगुल है उसका जो मेजरमेंट है, या जो मुट्ठी है या स्टेप है, वो अलग अलग हो। नेक्स्ट आपके पास है इंच। तो अगर हम इंच की बात करें तो इंच क्या है? इंच स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 इंच देहरादून में भी उतना ही है, अगर आप दिल्ली जाए वहां भी उतना ही है। चेंजेस नहीं हो रहे, क्योंकि ये बॉडी पार्ट से रिलेटेड नहीं है, ये आपके शरीर के अंग से रिलेटेड नहीं है। ये क्या है? एक यूनिट है जो कि हर जगह बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो आपका इंच होगा, यानी मेजरमेंट या मापन का जो मानक मात्रक है वो इंच है। तो आप इसका आंसर इंच लिखिए। अब आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? लंबाई का एसआई मात्रक क्या? तो यहाँ पे आपसे ये कहा गया है, आपसे यहाँ पे मात्रक या स्टैंडर्ड यूनिट, यहाँ पे आपसे एसआई यूनिट पूछी गई। तो जब भी हम लेंथ या लंबाई को मापते हैं, तो जो हमारी बेसिक यूनिट होती है वो कौन सी होती है? मीटर होती है। तो अगर हम बात करें लंबाई की एसआई यूनिट की, तो वैसे तो सारे के सारे ये लंबाई के ही मात्रक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। लेकिन यहाँ पे आपसे एसआई मात्रक की बात की गई है, तो जो आपकी लंबाई है उसका एसआई मात्रक कौन सा होता है? मीटर होता है। तो आपका आंसर मीटर हो जाए। नेक्स्ट है 150 बराबर होता है, यानी 15 सेंटीमीटर बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया है। पहला है 150 मिलीमीटर के, दूसरा है 15 मिलीमीटर के, तीसरा 1.5 मिलीमीटर के, चौथा 0.15 मिलीमीटर, यानी 0.15 मिलीमीटर। अब सबसे पहले हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन देखें। तो जैसे कि हम जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था? हमने लेंथ की यानी लंबाई की यूनिट्स देखी थी, उसके मात्रक देखे थे, जिसमें हमने मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, तो ये हमने पढ़ा था, ये आपने डिस्कस किया था। तो हमने क्या देखा था कि जो आपका 1 सेंटीमीटर होता है वो बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। और हमने ये भी देखा था कि जितनी हमने यूनिट्स पढ़ी थी, उन जो ये यूनिट थे, मात्रक थे, उसमें सबसे छोटी यूनिट हमने मिलीमीटर पढ़ी थी और सबसे बड़ी हमने किलोमीटर पढ़ी, ठीक है। अब ये हमें रिलेशन पता था कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी अगर आप 10 मिलीमीटर को एक साथ मिलाएं तब जाके 1 सेंटीमीटर बनता है, या 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटे तो उसका जो एक भाग है वो 1 मिलीमीटर को शो करता है।
ये हमने देखा था। अब यहाँ पे आपसे 15 सेंटीमीटर के बारे में पूछा गया। आप क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। ठीक है, 15 से दोनों जगह मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, 15 सेंटीमीटर यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे 150 मिलीमीटर। यानी जो आपका 15 सेंटीमीटर होता है वो बराबर होता है 150 मिलीमीटर के, या 150 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आपको रिलेशन लेना है। इसको जो आपसे पूछा गया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लेफ्ट साइड है वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट साइड 150 मिलीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए है, 150 मिलीमीटर। अब आपका अगला प्रश्न है, विच इज अ करेक्ट रिलेशनशिप, कौन सा सही संबंध है, यानी आपको ये बताना है कि कौन सा संबंध बिल्कुल ठीक। अब आपके पास ऑप्शंस है। पहला है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर, या ऑल ऑफ। तो ये आपको रिलेशंस दिए गए हैं। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा संबंध बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है आपको 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, मापन का जो आपका कॉन्सेप्ट था वो देखा था हमने। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो आपका मिलीमीटर होता है वो सबसे छोटी यूनिट। ठीक है, क्या क्या देखा था हमने, मिलीमीटर, तो ये हमने देखा था मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब इनके जो रिलेशन हमने देखे थे, हमने ये देखा था सबसे छोटा आपका क्या है, मिलीमीटर है, सबसे बड़ा हमने किलोमीटर पढ़ा। इनके बीच में हमने कुछ रिलेशन देखे थे, जिसमें हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो आपका 1 मीटर होता है वो बराबर होता है आपके 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम इनका रिलेशन देखें तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगर हम 1 मीटर की बात करें तो वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं 1000 मिलीमीटर के बराबर, या आपका 10 मिलीमीटर के बराबर है। और इसी तरीके से हमने देखा था कि जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड जो हमने पढ़े थे, हमने ये रिलेशंस देखे। अब यहाँ पे देखें तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन आप देख सकते हैं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये कैसा है, बिल्कुल सही है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या फिर 1000 मिलीमीटर के। तो ये जो रिलेशन है आपका बिल्कुल सही है। सेकंड देखें, 1 सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में आपको रिलेशन दिया। तो अगर हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन देखें तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये वाला जो रिलेशन है ये बिल्कुल गलत है, सेकंड वाला आपका गलत आ गया है, ये आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर के बराबर है। यहाँ पे आपको 100 मीटर दिया गया, तो ये भी बिल्कुल गलत है, यानी सारे के सारे जो है सही नहीं है, इनमें से सिर्फ एक ही सही है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया है। तो यानी इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ए है। अब आपका अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग फिगर द प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग स्केल इज, निम्नलिखित चित्र में रीडिंग स्केल का उचित तरीका।
आपको एक चित्र दिया गया है, आपको बताना है रीडिंग करने का कौन सा तरीका बिल्कुल सही। तो ये आपका क्या है, चित्र है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चित्र है। यहाँ पे आपके पास एक क्या है, बॉक्स है, ठीक है। और ये क्या है, आपका स्केल। अब आप स्केल से क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को माप रहे हैं, इसका मापन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन दी गई है, यानी आपका जो लाइन ऑफ साइट है, यानी जिस जगह से आप देखेंगे वो आपको दिया गया है कि अगर आप B से देखते हैं तो वो सही है, या A से देखते हैं वो सही है, या C से देखते हैं, यानी आपको दिखाया गया है कि आप इस पोजीशन से, इस स्थिति से आप जो है मेजरमेंट यहाँ पे देख रहे हैं। अब आपके ऑप्शंस हैं, पहला है C, यानी जो C पोजीशन है वो बिल्कुल सही है। B यानी B पोजीशन बिल्कुल सही है, ये आपका B पोजीशन है, दिख रहा होगा आपको, ये A है और ये C है। इसी तरीके से C A यानी A पोजीशन बिल्कुल सही है। D एनी वे कैन बी चूजन, कोई भी तरीका चुना जा सकता है, यानी आप किसी भी तरीके से देखें, सब तरीके सही। ये आपका क्वेश्चन है और आपको बताना है कि जब भी आप रीडिंग लेते हैं, जब भी आप रीडिंग ले रहे हैं, मापन कर रहे हैं, तो इनमें से इस फिगर में कौन सा ऐसी पोजीशन है, कौन सी ऐसी स्थिति है जो बिल्कुल सही है, जिससे आपका मेजरमेंट या मापन बिल्कुल सही है। डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आपको 3 स्थितियां दी गई। आपको ये बताना है किस स्थिति से जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने इसके रूल्स देखे, क्या देखे थे, रूल्स देखे थे कि किस तरीके से आप स्केल से मापन कर सकते, किस तरीके से आप स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा था, जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जब भी आप मापन कर रहे हैं, तो आपका जो लाइन ऑफ साइट है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। आपको साइड से या तिरछे होके नहीं देखना है, आपको बिल्कुल सीधा देखना है, क्योंकि अगर आप सीधा देखेंगे तभी आपका जो है मेजरमेंट एक्यूरेट आए। इसके लिए हमने एग्जांपल देखा था, जिसमें हमने ये देखा था जब हमारा लाइन ऑफ साइट तिरछा होता है, यानी आप किसी एंगल से, किसी कोण से आप जो है नंबर को देखते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो आपका जो मेजरमेंट होता है वो गलत आता है, उसमें एरर आती है, उसमें गलतियां आती है। इसलिए जब भी आप मेजरमेंट करते हैं, आपको बिल्कुल सीधा देखना है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा देखना है, किसी एंगल से या किसी कोण से नहीं देखना है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइन ऑफ साइट है ए का, वो बिल्कुल सीधा है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी यानी ए। तो ये आपका आंसर। अब आपका अगला प्रश्न है, एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन इज, सरल रेखीय गति का उदाहरण। यानी आपको यह बताना है कि रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखीय गति का उदाहरण कौन सा है। तो अगर हम बात करें रेक्टिलिनियर मोशन की, सरल रेखीय गति की, तो यह वह गति है जिसमें कोई भी वस्तु एक स्ट्रेट लाइन में या सीधी रेखा में चलती है, यानी वो कैसे चल रही है, बिल्कुल सीधा चल, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शंस आएंगे, तो इन ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला है एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ से गिरने वाला सेब, यानी एक पेड़ है, ठीक है, इस तरीके से एक पेड़ है, आपका क्या है, ये पेड़ है एक। अब यहाँ से क्या हो रहा है, एक एप्पल गिर रहा है, ठीक है, ये गिर रहा है एप्पल। तो ये क्या रेक्टिलिनियर मोशन करता है, यानी सरल रेखीय गति करता है। दूसरा है मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड, सड़क पर एक कार की गति, ठीक है, एक सड़क है, उस पे क्या कर रही है, कार गति कर रही है, कोई कार है वो क्या कर रही है, गति कर रही है। तीसरा है स्पिनिंग टॉप, यानी जो लट्टू है, लट्टू होता है, आपको पता होगा लट्टू कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ये इस तरीके का कुछ लट्टू, और ये क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, यानी ये गोल गोल घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है। बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ए और बी। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, पहला है कि सेब गिर रहा है, दूसरा है कार गति कर रहा है, तीसरा जो टॉप है या जो लट्टू है वो घूम रहा है, और चौथा है कि दोनों ए और बी। अब अगर हम बात करें सेब के गिरने की, पेड़ से सेब गिर रहा है, तो इसका जो पथ होता है या इसका जो पाथ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है या सीधा होता है, यानी ये रेक्टिलिनियर मोशन करता है, सरल रेखीय गति।
इसी तरीके से अगर कोई कार किसी पथ पे या किसी स्ट्रेट पाथ पे, क्योंकि ज्यादातर रोड कैसी होती है, सीधी होती है, तो अगर वो सीधे पथ पे चल रहा है तो वो कैसा मोशन कर रहा है, कैसी गति कर रहा है, सरल रेखीय गति, यानी रेक्टिलिनियर मोशन। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी बोथ ए एंड बी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस